हेलो एवरीवन। और आज की क्लास है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, इंडिया में या इंडिया ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश रूल की एक कॉलोनी होती थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, उस टाइम पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। उसके बाद इन डेवलपमेंट्स के साथ साथ क्या हुआ, इंडिया को फ्रीडम मिली और इंडिया ब्रिटेन से या ब्रिटिश रूल से बिल्कुल फ्री हो गया। तो इसमें सारे डेवलपमेंट्स को हम समझेंगे इस क्लास में कि कैसे कैसे कहां से क्या स्टार्ट हुआ। इसको हम पॉइंट्स में समझेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में समझना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है और याद करना भी बहुत आसान होता है। तो इस चैप्टर को हम पॉइंट्स में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 1608। 1608 में ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। क्यों आए थे अंग्रेज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए। तो यहाँ पे सोल मोटिव उनका यहाँ पे कॉलोनी बसाना था। किस रीजन से? वो ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ, इसीलिए। अब ये चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने ब्रिटिशर्स को। ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने 1600 में। अब 1765, इस पॉइंट में क्या है, इसको याद रखना है आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई 1765 में या 1765 में, 1765 में उसको क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब ये दीवानी राइट्स क्या हैं? दीवानी राइट्स थे सिविल जस्टिस और रेवेन्यू के ऊपर राइट्स, यानी कि अब टैक्स भी आप कलेक्ट कर लो और ज्यूरिसडिक्शन का भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे मिल जाता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो इस अधिकार के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन जाती है? एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है। टेरिटोरियल पावर का मतलब यह है कि किसी भी एक रीजन में, क्षेत्र में कोई पावरफुल एंटिटी हो। अब ऑब्वियसली जिस कंपनी को जो यहाँ पे ट्रेड करने आई थी, उसको अगर यहाँ के टैक्स कलेक्शन का यानी कि फाइनेंस इकोनॉमी पे अधिकार हो गया और साथ ही जुरिस्डिक्शन पे भी अधिकार हो गया, आप न्याय भी दे सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक टेरिटोरियल पावर बन जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता है, दीवानी राइट्स लेकिन उसको कहां कहां के मिले? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के मिले इसको। अब 1857 में क्या होता है? 1857 में यानी कि 1857 की क्रांति होती है। उसके 58 में ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि अब भारत पे शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि साइडलाइन कर दिया जाएगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसको थोड़े बहुत अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन सारा कंट्रोल रहेगा किसका? ब्रिटिश क्राउन का रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का रूल 1773 से स्टार्ट होके 1858 तक रहा, यानी कि 1773 से लेके 1858 तक कंपनी का रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया कंपनी के हाथ से। तो ब्रिटिश क्राउन ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी कि 1773 पारित किया था, जिसको कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया 1773 में। यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को यह लग रहा था कि कंपनी को रेगुलेट या कंट्रोल करने की जरूरत है। अब लेते हैं कि क्या क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं इस एक्ट की। सबसे अब इस रूल के द्वारा कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया। आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी संभालिए और आप पॉलिटिकल फंक्शंस को भी एडमिनिस्टर करिए। इस एक्ट में क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आ गई। पहले क्या था कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी जो थी वो अलग अलग अपना काम करती थी, अपने रूल लागू करती थी, अपने अपने तरीके से वहां पे शासन करती थी।